तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मुझे तो आप देख ही सकते हो, मैं भी ठीक हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब इसमें क्या होगा कि कोई दो या तीन या चार कितने भी रजिस्टर होंगे, आप उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, जोड़ने के साथ आप उनको किस तरीके से जोड़ सकते हो। तो पहला है, रजिस्टर को आपने सीरीज में ऐड कर दिया। क्या बोल दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का फंडा सिंपल है। आपने क्या किया, दो रजिस्टर को आपने सीरीज के साथ सीरीज में जोड़ दिया। एक रजिस्टर था, दूसरे रजिस्टर को आपने सीरीज वाइज जोड़ दिया। ये है R1 और ये है R2। आपने बोल दिया ये R1 है और ये R2 है। तो इसी कॉम्बिनेशन को ही हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को ही अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि इसके लिए करंट सेम होगा। सीरीज वाइज आपको ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। सीरीज में आप कितने भी लगा दो रेजिस्टेंस, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम टू सेम रहेगा। इसमें अगर आई गया है तो इसमें से भी आई ही जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर आई है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट आई है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आई ही जाएगा। बस आपको ये दिमाग में बिठा के रखना है। लेकिन इसमें सीरीज में क्या फर्क आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है। सीरीज में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर का अलग होगा। इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्टमीटर लगाया, ऐसे माइनस, यहां से प्लस करंट आ रहा है। और इस रजिस्टर के लिए अलग पोटेंशियल वो वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, तब ये इसके लिए रीड कर पाएगा। इसके लिए इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा और इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा। मींस इसकी वाली मैं बात करूं तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1, और इसके लिए होगा V2। बट करंट दोनों में सेम है। बस अब आपको क्या करना है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब आपने क्या किया, रजिस्टर 1 की बात करी है कि R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मैंने बोल दिया फॉर R1, रजिस्टर 1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 V1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके लिए, V1, और R कितना होगा, R1। R भी होगा क्या, R1। बट अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। मीन्स आई, इसमें भी आई होगा, इसके लिए भी आई गया है और इसके लिए भी आई गया है, तो लिखने की जरूरत नहीं। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आपने R1 की बात करी है, R1 की बात करोगे तो V1 बन जाएगा। V का क्या हो जाएगा, V1, और R का हो जाएगा R1। इलेक्ट्रिक करंट सेम है। अब आपने R1 के लिए बात कर दी, अब बोल दो R2 के लिए, फॉर R2। R2 के लिए क्या होगा, V इक्वल टू V2। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, इसके लिए मैंने लगा दिया V2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। तरीका वही है, यहां पे लगा दो V1 इज इक्वल टू IR2, V2 इज इक्वल टू IR2 कर दिया। अब क्या होगा कि कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर मैं दोनों का सम अप कर दूं तो जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है एक बैटरी का, मींस जिसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है, जिस बैटरी या सेल के साथ ये कनेक्ट हो रहा है, उसके बारे में बता देगा। इन दोनों के अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दूं तो इसके पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो क्या कर सकता हूं मैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। भाई मुझे बड़े वाला V निकालना है,
तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, V1 को V2 से जोड़ दिया तो मेरा V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ऐसे निकलेगा, लगा दिया मैंने। आपको पता है कि V1 कितना है, IR1, V1 है IR1 और प्लस का प्लस लगा दिया। V2 क्या है, IR2। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इस बैटरी को जब मैं देखूं, इस सेल को देखूं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो वही होगा, आई आर ही लगेगा। इसके लिए भी तो फॉर्मूला वही है, आई आर। अब आई तो है भाई करंट, करंट का तो कोई फंडा ही नहीं है, आराम से अपना आई ही लिखेंगे। जो आर का क्या है, हमने जब इसको कंबाइन कर दिया, हमने दो रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया तो ये एक रेजिस्टर की तरह काम करता है। हमने दो रेजिस्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया तो ये एक रेजिस्टर की तरह काम करता है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगा आर। कैपिटल मींस ये आर क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम है। इस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टर को जोड़ दिया, सीरीज वाइज जोड़ा, भला कैसे भी जोड़ा बट जोड़ दिया। अब यहां देख सकते हो कि आई यहाँ पे कॉमन आ रहा है, उठा लिया इसको ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचा R1 प्लस R2, इधर बचा IR, आई से आई कट गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देख लो क्या हुआ कि जब हम किसी दो रजिस्टर्स को, दो या तीन कुछ भी हो सकते, कितने भी रजिस्टर हो सकते, जितने भी रजिस्टर हैं अगर वो सीरीज वाइज जुड़े हैं, अगर वो सीरीज वाइज जुड़े हैं तो उन दोनों को, उन सबको आपस में सिंपली जोड़ दो। अगर ये 5 है ये 10 है तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 15। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 15 ओम हो जाएगा। ये अगर 2 है ये 4 है तो दोनों का जोड़ 6 ओम। ये 2 है ये 2 है, दोनों का जोड़ 4 ओम। तो क्या है कि अगर सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, उनका जो रेजिस्टेंस है ये सबका सम अप आएगा। रेजिस्टेंस क्या आएगा, सभी का जोड़ आएगा, सभी का सम अप आएगा। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या बोलोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस का सम ही रेजिस्टेंस होता है। सब सीरीज में क्या होगा, सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है इन सभी का सम अप ही टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्या लिखोगे कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इज सम अप ऑफ all resistance, sum up of resistance of all resistors in series combination। क्या बोल रहे हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज सम अप of resistance of all resistors in series combination। क्या बोल रहा है कि जो मेन, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा एक सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो उन्हीं सभी के रेजिस्टेंस का सम अप होगा, वो उन सभी के रेजिस्टेंस का सम अप होगा। दिमाग में बिठा लो, सीरीज में सबको जोड़ दो, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो, R1 है प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R4, R5 प्लस R5 R6, क्या होगा, R क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे ही चले जाओ, चलते जाओ, RN तक चले जाएगा। ये सबका जोड़ होगा RN, जितने भी अगर आप सीरीज में लगा लो। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा अगला टॉपिक जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी सिंपल वही फंडा है कि मान लिया, तो ये हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई हमारा जो अगला टॉपिक है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई दो या तीन या कितने भी रेजिस्टेंस हो वो हमेशा पैरेलल लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ले लिए और दोनों को मैंने लगा दिया पैरेलल। अब पैरेलल से मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम इसको R1 बोलते हैं और इसको R2। ऐसी और भी रेजिस्टेंस लग सकते हैं, हमने यहाँ पे दो ही कंसीडर किया है, यहाँ पे तीन भी लगा सकते हैं हम।
हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे कि दो ही रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं जो कि लगे हैं पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सेम होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। इस वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V और जो करंट होगा वो होगा I1। अब ये कैसे, देखिए कोई बैटरी या फिर हमने लगा दिया, एक सेल लगा दिया है और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, करंट जाएगा और उतना ही करंट वापस आएगा। इलेक्ट्रिक करंट जितना निकला उतना ही करंट वापस आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे सीरीज में लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, जो आई यहाँ पे होता है वही आई यहाँ पे भी होगा। बट कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसके लिए I1 और इसके लिए I2 हो जाएगा, क्योंकि इस बार करंट दोनों में अलग अलग जा रहा है, दोनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जा रहा है। R2 है तो इसके लिए हम देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा और I कितना हो जाएगा I2। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इलेक्ट्रिक करंट I2 होगा। बस हमें पता है भाई कि V इज इक्वल टू IR। पहले मैंने बोल दिया फॉर R1, भाई R1 के लिए जब मैं लगा रहा हूं तो क्या बोला मैंने कि V इज इक्वल टू IR, हमको पता है ये फॉर्मूला। और जब मैं R1 की बात कर रहा हूं, R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V का V रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए क्या है I1 और रेजिस्टेंस R1। ये तो हो गया पहले वाले के लिए। अब आपको पता है कि I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 लिख सकता हूं भाई मैं, क्योंकि I1 और R1 दोनों मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमने निकाल दिया I1, ऐसे ही हमने निकाल दिया फॉर R2। R2 के लिए सेम वही तरीका, V इज इक्वल टू IR, ये होता है आपको पता है। अब जो है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये भी होगा V। भाई पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या है दूसरे वाले का I2 और रेजिस्टेंस भी R2। आप यहां से निकाल दो I2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R2। देखो I1 आ गया V डिवाइड बाई R1 और I2 आ गया V डिवाइड बाई R2। अब हमें पता है कि करंट जो दो हिस्सों में टूट रहा है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I1 मैंने बोल दिया, और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I2। यहाँ पे वापस I2 आएगा और यहाँ पे वापस I1 आएगा, भाई ये घूम के यही तो आएगा और यहाँ वाला करंट यहाँ से वापस चले जाएगा। फिर ये दोबारा जब जोड़ेंगे, जब ये दोबारा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा I। दोनों जब दोबारा इलेक्ट्रिक करंट जब जुड़ गए आपस में जाके तो कौन सा करंट बनेगा I1, I बनेगा। तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, I को लिख सकता हूं I1 प्लस I2। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता है तो I3 लगा देते हैं, क्योंकि अब वो तीन हिस्सों में टूट रहा है तो दोनों जब मैं जोड़ दूंगा तो करंट ही तो बनेगा। टोटल करंट कितना था I था, ये आपको पता है। अब लगा दो फॉर्मूला, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की हेल्प से देख लो। I इज इक्वल टू I1 कितना है, I1 है V डिवाइड बाई R1, V डिवाइड बाई R1 और प्लस I2 कितना है V डिवाइड बाई R2। अब यहां पे क्या फंडा बैठ रहा है, देखो अब मैंने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया तो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। भाई दो लोग थे, दोनों गाड़ियों को रोक ले रहे थे, अब ये दोनों किसी तरीके से कंबाइन हो गए, अभी भी तो गाड़ी रोकेंगे, पूरा मिला के वो कितनी गाड़ी को रोकेंगे वही उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो आपको पता है V इज इक्वल टू IR, आपको पता है V इज इक्वल टू IR। जब मैंने बोला इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V और जो टोटल करंट गया है वो है I। इन दोनों को कंबाइन करने पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो टोटल R बनेगा। इन दोनों को कंबाइन करने पे जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा R। तो यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ये आप लगा सकते हो। मैंने लगा दिया यहाँ पे I की जगह मैंने लिख दिया V डिवाइड बाई R। और जो कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल वाला है, ये कैसे रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल वाले दोनों लगे तो यहाँ पे लगा दो इसकी पहचान के लिए RP। कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, पैरेलल रेजिस्टेंस है।
इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, आरपी इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर वन प्लस वी डिवाइड बाय आर टू। आप इसको फर्दर सॉल्व करो, मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या होगा, ये v डिवाइड बाय आर पी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर वन प्लस वी डिवाइड बाय आर टू। आपको पता है यहाँ पे v है और इन दोनों में भी v कॉमन आ रहा है, यहां से v बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच जाएगा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, और यहां क्या बचा, v डिवाइड बाय आर पी। देखो v से v कट गया, v से v काट दिया, क्या बचा, वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। ये है आपका फॉर्मूला। जब भी कभी क्वेश्चन आए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर यहां पे 2 की जगह 3 रेजिस्टेंस दे दिया जाए या 4 दे दिया जाए, कुछ नहीं करना, वन प्लस वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर प्लस एन बाई वन बाई आर एन बनेगा। जितने रेजिस्टेंस होंगे आप सबको इसी तरीके से ऐड कर दो। ये है हमारा पैरेलल में। अब चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए आपको तो फॉर्मूला मिल गया, वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। ऐसे ही आप ऐड करते चले जाओ, प्लस वन बाय आर एन। मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। मैंने बोल दिया कि 3 रेजिस्टेंस है, R1 है जो है 2 ओम का, R2 है ये भी 2 ओम का, और R3 भी मैंने बोल दिया 2 ओम का। आपको क्या निकालना है, इन रेजिस्टेंस को जब मैंने पैरेलल जोड़ दिया, क्या किया मैंने, 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दिया। तीनों को मैंने पैरेलल जोड़ दिया। ये R1 है जो कि 2 ओम है, R2 भी 2 ओम और R3 भी। भाई यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का A से लेके B तक का पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, निकालोगे भाई। 1 बाई आर पी, भाई P ही तो आ रहा है, आरपी निकाल दो भाई। ए से लेके बी तक का तुमने रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लगेगा। फॉर्मूले में पुट कर दो, वन बाई आर पी, आर वन कितना है, वन बाई आर वन कितना है, 2 प्लस वन बाई आर टू कितना है, 2 प्लस वन बाई आर थ्री कितना है, 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2। 1 बाई आर पी आया है 3 डिवाइड बाई 2, बट जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, डिवाइड वाला ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर चले जाएगा। आरपी कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3। आप इसको सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0.6 आएगा, 0.66 आएगा। आरपी कितना आया, 0.66 ओम। यार एक चौंका देने वाली बात हो रही है यहाँ पे चौंकाने वाली बात क्या ये हो रही है कि जब मैंने रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा, 3 रेजिस्टेंस से 1 2 3, तीनों को जब मैंने पैरेलल में जोड़ा, जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 0.66 आ रहा है। मतलब क्या है भाई, देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सबसे कम कितना है, 2 ओम। भाई सारे 2 ओम के, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे कम कितना है, 2 ओम का है, बट जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो तो 0.66 आ रहा है। यानी कि एक पैरेलल का एक मैजिक शो, अगर कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है तो कम से भी कम रेजिस्टेंस आएगा। पैरेलल में क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो आता है ये सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। सबसे कम था 2 ओम और उससे भी कम आया रेजिस्टेंस जो कि है 0.66 ओम। तो पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस सबसे कम से भी कम आएगा, ये ध्यान रखना, आपको ये सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया पैरेलल का। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेना, एक क्वेश्चन देता हूं, ये कर लेना।
तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 है 2 ओम, R2 है 4 ओम और R3 है 6 ओम। तो RP कितना होगा? और आपको पता है भाई RS भी कैसे निकालते हैं, सीरीज में भी आपको निकालना है। तो कमेंट में इसका आंसर मिलना चाहिए मुझे। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल दो और सीरीज में रेजिस्टेंस इसका निकाल दो। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब बिजली चलती है तो कभी कभार रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है। उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से बिजली एक तरह से बर्बाद हो रही है। बट बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी आपको पता है भाई ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ना ये कभी बन सकती है। तो ऐसा ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रेजिस्टेंस में जाए और वहीं से बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। रेजिस्टेंस कोई काम ना कर रहा हो, करता है भाई, कोई ना कोई वो काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा तो लाजिम सी बात है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। हमेशा रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है जब वहां पे रेजिस्टेंस लगा हो। नहीं पढ़ा रहा मैं। हमारा जो ये टॉपिक है ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या सीन है? बहुत इजी। जब बिजली चलती है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू, और रेजिस्टेंस कोई और काम ना करे, मीन्स सिस्टम कैसा हो? टोटली रेजिस्टिव हो, तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से बर्बाद हो जाती है। बर्बाद जो होती है वो किस वे में बर्बाद होगी? वो है हीट। किस वे में बर्बाद होती है इलेक्ट्रिसिटी? हीट। जब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को जब वो रोकता है तो वो अपने आप को गर्म कर देता है बिल्कुल। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट से हीट का प्रोड्यूस होना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले हम कुछ फॉर्मूले पे जाएंगे। एक फॉर्मूला होता है कि जो सोर्स है, मींस जो बैटरी है या फिर जो सेल है, उसके अंदर कितनी पावर है, उसके अंदर पावर कितनी है? पावर स्टोर्ड इन द सोर्स, मींस सोर्स के अंदर कितना पावर है, वो होता है भाई पी। बोलेंगे कितना पावर है? पी। ये होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कुछ नहीं है भाई, जो कोई बैटरी है वो बैटरी जब उस बैटरी के अंदर कितनी ताकत है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कितनी फ्लो में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकता है, कितने स्पीड से कितने टाइम में कितने ज्यादा चार्ज को वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, उसी के मल्टीपल में होता है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। P इज इक्वल टू वी आई। एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है भाई, हमें पता है कि I को हम लिख सकते हैं Q डिवाइड बाय T। भाई चार्ज डिवाइड बाय टाइम ही तो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में। तो यहाँ पे मैं I की जगह सिंपली Q बाय T लिख सकता हूँ, और V की जगह मैंने V लिख दिया। ये एक और फॉर्मूला बन गया। मेनली हम इसका यूज करते हैं। मान लिया किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक बैटरी है, उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस इतना वोल्ट का है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट इतने एम्पियर फ्लो हो रहा है। आपको बताना है कितनी पावर उस बैटरी के अंदर है। सिंपल क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक करंट से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस पावर आ जाएगी। और जो पावर होती है इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट में। इसकी एसआई यूनिट कैसे होती है? वाट में। और वाट का क्या है? WA+T। कई लोग इसको वोल्ट पढ़ देते हैं, नहीं यार वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है और ये इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। तो क्या है भाई? P इज इक्वल टू वी आई। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पावर का जो एसआई यूनिट होती है ये होती है वाट। W, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वाट। मैंने बोल दिया 1 वाट को डिफाइन करो, 1 वाट को डिफाइन करना है तो साफ सीधा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी 1 होगा। मैंने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट भी 1 एम्पियर का है। तो 1 वाट की डेफिनेशन आ गई।
1 वी ए, भाई 1 इंटू 1 और वी इंटू ए, वी ए हो जाएगा। तो 1 वाट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे जब किसी बैटरी के अंदर, किसी भी सोर्स के अंदर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वायर्स में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है, तो उस बैटरी के अंदर पावर कितनी होगी? 1 वाट। 1 वाट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ये है हमारा एक पावर का फॉर्मूला। आती है अब एनर्जी, भाई एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट। अब जो एनर्जी है ये एक तरह का काम है। कितना काम हुआ? अब ये एनर्जी को हम हीट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जब बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और उसी हीट को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं है। एनर्जी और हीट कुछ अलग नहीं होता। एनर्जी को हम एनर्जी बोल दें या फिर हम हीट बोल दें, तो आता है हीट का कंसेप्ट, हीट या फिर एनर्जी का। तो हीट क्या होता है? सिंपली हीट होता है पावर इनटू टाइम। हीट होता है पावर इनटू टाइम। कि अब क्या है कि कोई भी बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उस बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी है, कितना वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, वो हम कैसे निकालेंगे? हम बैटरी के पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? कितने टाइम तक उसने काम किया, उस बैटरी ने कितने टाइम तक काम किया। तो ये हो जाएगा पीटी, एच इज इक्वल टू पीटी। एक तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे P की जगह मैं वी आई लिख दूं, P की जगह अगर मैं वी आई लिख दूं, क्या लिख सकता हूं मैं? P की जगह वी आई लिख सकता हूं और T का T लिख दिया, तो H का एक और फॉर्मूला बन गया। कैसे भाई? क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई होता है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो H इज इक्वल टू वी आई टी। देखो आपके पास अब दो फॉर्मूले हैं, एक H इज इक्वल टू पी टी और एक है वी आई टी। H इज इक्वल टू वी आई टी, दो फॉर्मूले बन गए। अभी एक और बनाता हूं, देखो H इज इक्वल टू वी आई टी। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, यहां से मैं निकाल सकता हूं I जो होगा V डिवाइड बाय आर, V डिवाइड बाय आर होगा। तो मैंने क्या करा? I की जगह मैंने V डिवाइड बाय आर कर दिया, V का V रहने दिया, I की जगह मैंने लिख दिया V डिवाइड बाय आर और T कर दो, V स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी। ये हमारा एक हीट का फॉर्मूला है। एक और बना दो, एक और बना दो। इस बार निकाल दिया मैंने V निकाल दिया, सॉरी इस बार मैंने क्या कर दिया? V की जगह मैंने लिख दिया आई आर, V की जगह मैंने लिख दिया आई आर। तो क्या बन जाएगा ये? आई आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी। यहां पे निकाल दो आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी। एक आर से एक आर कट गया, हीट कितनी आ गई? हीट आ गई आई स्क्वायर आर टी। ये एक और फॉर्मूला। यहां पे आपको ये लगाना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको उसी की हेल्प से सारे फॉर्मूले बनाने हैं या फिर उस फॉर्मूले का यूज कर दिया है। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना हीट, कि वो बैटरी मैंने लगा दी एक रेजिस्टेंस के साथ, अब वो रेजिस्टेंस कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर मुझे उस बैटरी की पावर पता हो, मुझे उस बैटरी की शक्ति पता हो और कितने टाइम तक उसने करंट दिया है रेजिस्टेंस को, ये पता चल जाए, तो मैं P इंटू टी लगाऊंगा। अब बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक करंट है और तुम्हारे पास टाइम है, कितने टाइम तक उसने फ्लो किया है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन में बोल दिया कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है और बोल दिया टाइम, कि कितने टाइम तक उसने फ्लो कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। अब वो बोल दे कि इलेक्ट्रिक करंट दे दे, रेजिस्टेंस दे दे और टाइम दे दे, तो यहां से आप हीट निकाल सकते हो। तो आपके पास टोटली 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं हीट निकालने के। तो ये हमारा अगला टॉपिक जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है हमारा फॉर्मूला जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स नाम के साइंटिस्ट थे, नाम नहीं याद आ रहा है
इतना ध्यान नहीं रखते। उसका उनने एक फॉर्मूला दिया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी मैंने आपको जैसे डिराइव करके बताया था सेम उसी तरीके से कर लिया था, बस अपना नाम लगा दिया। अब इनके हिसाब से क्या है कि जो हीट है, कोई भी रेजिस्टेंस कितना हीट प्रोड्यूस करेगा उसका फॉर्मूला है कि कितना करंट उसमें फ्लो हुआ, उसका स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट कितना उस वायर में फ्लो हुआ, उसका स्क्वायर। दूसरा, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा उसका, और कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हुआ, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या बोल रहा है कि H जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। मतलब हीट जो होगा, क्या होगा, हीट जो होगी और क्या होगा, H जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। अगर R बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, R कम होगा तो H कम होगा। और तीसरा बोल दिया H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, यानी कि टाइम के। मतलब क्या है कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ रजिस्टर, भाई एक रजिस्टर कितना हीट प्रोड्यूस करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। भाई इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर है तब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगला बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या कह रहे हैं कि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है भाई हमारा कि जूल्स लॉ क्या कहता है। भाई ये भी यही हीट के बारे में बताया है जो हमने पहले पढ़ लिया है, जो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, अब चलो इसका कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो है एग्जांपल नंबर 12.10। इसमें क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, मीन्स वो है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं। ये जब मैक्सिमम हो रहा है, मीन्स जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर पे और मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होता है देखते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये पावर यूज करता है 840 वाट की। मैक्सिमम हीट टेम्परेचर पे ये पावर यूज करता है 840 वाट की, और ये दूसरे में क्या कर रहा है, मिनिमम में 360 वाट का यूज कर रहा है। ये पावर 1 पावर 2। भाई मैक्सिमम में और मिनिमम में मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब देखिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो सोर्स है बैटरी का, जो सोर्स है बैटरी, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 220 वोल्ट का है। 220 वोल्ट का, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का ही है। बस फर्क इतना है कि वो अलग हीट पे, अलग टेम्परेचर पे अलग पावर यूज कर रहा है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या निकालना है, I1। पहले यहाँ पे हमने निकालना है I1 और यहाँ पे भी I1 I2 निकालना है। दोनों में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, और दोनों में रेजिस्टेंस भी निकालना है कि दोनों में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। दोनों केसेस में हमें इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दोनों निकालना है। तो पहले आपको पता है कि P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। पावर आपको पता है 840 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है 220 मल्टीप्लाई, ये देखो पावर 1 इलेक्ट्रिक करंट 1, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम है तो V का भी मैंने लगा दिया। I1 हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई में है डिवाइड आ जाएगा, 840 डिवाइड बाय
220 I1 आ जाएगा, 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा हमारा, ये है 3.82, ये होगा हमारा काटने पे 3.82, तो I1 हमारा आ गया है 3.82 एम्पियर। उसी तरीके से आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये R1 है तो R1, V है V, I1 है I1, I1 का I1 लगा दिया भाई। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। V की वैल्यू पता है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और I1 कितना है 3.82, 3.82 इंटू R1 हमने निकालना है, मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 3.82 इज इक्वल टू R1। अब इसको काट दो, 2 जीरो लगा दिया, काटने पे आएगा 57.60, 57.60, आप ये कैलकुलेट कर लेना। तो ठीक है, R1 की वैल्यू आ गई 57.60 ओम, इलेक्ट्रिक करंट आ गया 3.82 और रेजिस्टेंस के लिए आ गया 57.60 ओम। सेम उसी तरीके से यहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस निकाल दो। इतना तो कर लोगे, एक तो मैंने करवा दिया, बस आपको कैलकुलेशन करना है, तरीका तो वही है। पहले लगा दिया P इज इक्वल टू वी आई, यहां से निकाल दिया इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट आ गया उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल दिया, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल दो। सेम उसी तरीके से यहाँ पे P2 इज इक्वल टू VI2 बनेगा, भाई दोनों में इलेक्ट्रिक करंट भी तो अलग है और पावर भी अलग है। फिर उसके बाद क्या निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे 2 है, रेजिस्टेंस भी 2 है, तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल दोगे, बहुत इजी है। हमारा अगला एग्जांपल है 12.12, हमारा अगला एग्जांपल है 12.11। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, वो है 4 ओम का, जो दे रहा है वो लिखते जाओ, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम का, और हीट कितनी निकाल रहा है ये 100 जूल, भाई हीट कितनी निकाल रहा है ये 100 जूल निकाल रहा है, कितने में, पर सेकंड। टाइम कितना दे दिया, टाइम भी बोल दिया 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में 100 जूल की हीट वो प्रोड्यूस कर दे रहा है। अब हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको आई निकाल दो, सबसे पहले आई और आर की हेल्प से आप भी निकाल सकते हो, तो पहले आप इसकी हेल्प से आई निकाल दो। आपको पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपको यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। हीट आपके पास है 100, आई स्क्वायर नहीं पता, आर हमारे पास है 4 ओम, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 1 जा 4, वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100, आई स्क्वायर आ गया 25, आई इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, इलेक्ट्रिक करंट आ गया 5 एम्पियर। बताओ, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आ गया 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस तो हमारे पास 4 एम्पियर दे रखा है, इसकी हेल्प से निकाल दो V निकाल दो, यहां से निकाल दो V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 4, 5 4 जा 20, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट, आ गया तुम्हारा आंसर। बताओ, कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, बस आपको 2 फॉर्मूला का यूज करना था। पहले में आपने क्या लगाया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 100, भाई H दे रखा है 100, आई स्क्वायर आपको पता नहीं है, R की वैल्यू है 4 और टाइम दे रखा है 1 सेकंड, पर सेकंड वो सॉल्व हो रहा है, मतलब पर सेकंड वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है 200, आई मीन 100 जूल हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 का अंडर रूट होता है 5, तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया 5 एम्पियर। अब आपको पता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया, आपके पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी है,
तो आई आर V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई है 5 एम्पियर, 4 है 4 वोल्ट 4 ओम, 5 4 जा 20 वोल्ट आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।